आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल 21 देखेंगे और 22 देखेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 19-20 देख लिया था, अभी इस वीडियो में 21-22 देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं 21-22 को। पहले शुरू करने से पहले बता रही हूँ, आप लोग कॉपी किताब लेके कॉपी पेन लेके बैठ जाना कि आप लोग को आसानी हो। ठीक है, लिखते रहना आप लोग साथ साथ। अब देखिए, हम लोग समझते हैं पहले कौन सा आर्टिकल, हम लोग 21 समझते हैं, पूरा आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में किसके बारे में लिखा गया है? आर्टिकल 21 में कहा गया है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसके बारे में बोला गया है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर हिंदी में बोले इसे तो इसका मतलब अब देखिए, हमारा जो अनुच्छेद 21 ये दो भागों में बटा हुआ है, लाइफ में और पर्सनल लिबर्टी में। अब देखिए, लाइफ का मतलब इधर अलग होता है। लाइफ का मतलब इधर ये है कि सरकार, हमारी गवर्नमेंट क्या है, हमारी गवर्नमेंट को अनुच्छेद 21 ने ये बोला है कि आपको भारत के लोगों का लाइफ का ध्यान रखना है। वो अलग बात है कि उनका कनेक्शन डायरेक्टली अमरावती से हो जाए, अमरावती लेकर चले जाए, पर आपको अपने जड़ तक पूरा ये ध्यान रखना है कि लोग अपने लोगों की सुरक्षा करनी है, लोगों की लाइफ की सुरक्षा करनी है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ तो हेल्थ, देखिए कोविड-19 में क्या हुआ था, डॉक्टर आपको सरकार आपको वैक्सीन लगा रही थी, आपको ये मास्क दे रही थी, फ्री में बांट रही थी, आपको प्रॉपर खाना पीने का दे रही थी कि आप भूखमरी से मरे ना। हर एक चीज़ का ध्यान सरकार रख रही थी कि नहीं रख रही थी? रख रही थी। यानी कि वो अगर आपको देखिए, आपको वैक्सीन नहीं लगती, आप मास्क नहीं पहनते तो आपको कोविड-19 हो जाता, आप मर सकते थे ना। तो आप मर नहीं सकते, किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत आप मर नहीं सकते। इसका मतलब है आप की जान सरकार को बचाने का पूरा हक है। सरकार को ट्राई करना है कि जहाँ तक हो सके वो आपकी जान बचाए। तो देखिए, हेल्थ में फ्री किया था ना डॉक्टर ने वैक्सीन वगैरह। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल है, जो गरीब व्यक्ति है वो कैसे इलाज कराएगा, तो उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं लाइफ के तहत। अगर यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं बोलूँ आजकल देखिए इन्वायरमेंट पर्यावरण देखिए, बहुत नुकसान, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा हानि, बोल रहे गंदी गैस से क्या क्या निकल रहा है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सब कुछ कितना सारा पोल्यूशन हो रहा है, पूरे इन्वायरमेंट में गंदगी फैल रही है। अब इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में गंदगी फैलेगी तो किसको भैया फर्क पड़ेगा? इंसानों को फर्क पड़ेगा, इंसानों की सेहत को फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार देखिए बोलते हैं ना, पॉल्यूशन बंद करो, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कचरा मत यहाँ फैलाओ, जिससे क्या होगा, पूरे देश में पर्यावरण होगा तो हमारी जान जा सकती है, और जान का सरकार रिस्क नहीं ले सकती है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, इन्वायरमेंट। ट्रैफिक, अगर आप ट्रैफिक को देखेंगे तो देखिए, ट्रैफिक के भी कितने सारे रूल्स होते हैं। ये करो, यहाँ से जाओ, पहले रेड बत्ती जलेगी, हरी बत्ती, उसके हिसाब से आपको जाना पड़ता है। क्यों? अगर मान लीजिए हरी बत्ती लाल बत्ती एक साथ जली और सभी लोग गाड़ी लेकर आए, ठोक ठाक दिया, आपस में क्लैश हो गया गाड़ी, तो जान जा सकती है। तो ट्रैफिक को भी कौन कंट्रोल करता है? सरकार। ट्रैफिक को क्यों कंट्रोल करते हैं? कि अगर ट्रैफिक वाला नहीं रहेगा, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेगा, तो पूरा बोलते ना कि पूरा अनुशासन, पूरा रूल बिगड़ जाएगा, लोगों की जान जा सकती है आपस में टकराव करा के। उसके लिए ट्रैफिक भी है। समझ में आया? तो सरकार हर तरफ से ट्राई कर रही है कि आपकी जान बची रहे। ट्रैफिक, हेल्थ, इन्वायरमेंट हो गया। इसके अलावा बहुत सारे रूल है जो कि सरकार डालती रहती है लाइफ के अंदर। ठीक है, वैसे बहुत सारे रूल है जो आए दिन डालती रहती है। अब देखिए, सरकार आपको जिंदा रखने का इतना प्रयास कर रही है, तो क्या आप खुद से मर सकते हैं? नहीं, सरकार की ना, इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए, तुम जाके मर के आओगे ना? मरने तुम्हें नहीं देंगे। वो अलग बात है कि आप अकेले रूम में मर और गए, पुलिस ने नहीं देखा तो वो अलग बात है। पर अगर पुलिस ने आपको देखा कि आप आत्महत्या कर रहे हैं, फिर जहर वगैरह खा के अपनी मौत ला रहे हैं, तो सरकार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। और सरकार ने देखा है तो आप खुद से, आप अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते हैं। आप अपनी इच्छा से अपनी डेथ भी नहीं कर सकते, मर भी नहीं सकते हैं। समझ में आया? कि जहर खा के सुसाइड कर लिए, ये सब सरकार आपको अलाउ नहीं करती। अब देखिए, पर्सनल लिबर्टी सुनकर आपको क्या लग रहा होगा कि आपकी पर्सनल आज़ादी, जैसे कि आप घर में खुल के बैठते हैं, खुल के बात करते हैं, है ना, वो क्या हो गया? आपकी पर्सनल आज़ादी। आप घर में हैं तो आप कहीं पे भी घूमते हैं, आप भारत देश में हैं तो आप भारत देश के किसी भी एरिया में घूमते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तराखंड हो, आप किसी भी एरिया में घूमते हैं ना, आपको विदेश जाने से कोई नहीं रोकता। ये सब क्या? आपकी पर्सनल लिबर्टी है। समझ में? अगर मान लीजिए मुझे किसी की पर्सनल लिबर्टी को रोकना होगा तो मैं क्या करूँगी? अगर सरकार को किसी की पर्सनल लिबर्टी को, किसी की आज़ादी को रोकना है तो वो क्या करेगी? जेल में बंद कर देगी ना। अगर आपको, आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप घर से बाहर ना निकले, तो वो घर के अंदर बंद कर देगी। तो अगर मुझे किसी की पर्सनल लिबर्टी को रोकना है तो मैं उसे क्या कर दूंगी? जेल में बंद कर दूंगी। सेम चीज़ हुआ था
ए के गोपालन के साथ, ठीक है। एक बहुत बड़े नेता थे मद्रास साइड में, उनका नाम था ए के गोपालन। क्या नाम था उनका? ए के गोपालन, ठीक है। अब ए के गोपालन एक नेता थे और उस टाइम पे सरकार थी कांग्रेस की, ठीक है। उस टाइम पे सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने क्या किया, ये बोला कि ए के गोपालन के ऊपर हमें शक हो रहा है कि कल को इनकी वजह से भारत देश में बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा मारपीट हो सकता है, बोलते ना बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। तो एक काम करते हैं, हम पीडीए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हम ए के गोपालन को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। मतलब हमें शंका हो रही है कि कल इनकी वजह से झगड़ा हो सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या होता है? पीडीए। अभी आप इसके बारे में ना अनुच्छेद 22 में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले, पर मोटा मोटे में समझिए। तो पीडीए मतलब होता है कि अगर आपको किसी के ऊपर शक हो रहा है, तो शक हो रहा है तो आप मारपीट होने से पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी की वजह से ए के गोपालन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसमें ये कुछ करने वाले नहीं थे, फिर भी इनका गिरफ्तार करना होता है तो पीडीए का नाम लगा के इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बोला गया कि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत ए के गोपालन को गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। अब ए के गोपालन अनुच्छेद 21 देखते हैं और बोलते हैं अनुच्छेद 21 में तो लिखा है पर्सनल लिबर्टी, मतलब दैहिक स्वतंत्रता। तो मुझे भैया पर्सनल लिबर्टी मेरी कहाँ गई? आप शक के आधार पर मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं, मुझे बाहर निकलना है, हमें बाहर निकलना है, हमें बाहर निकालिए, ठीक है। तब इसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता के तहत ए के गोपालन चले गए मद्रास कोर्ट में। मद्रास कोर्ट से कहा गया हमारा अनुच्छेद 21, कहाँ गई हमारी दैहिक स्वतंत्रता, आप हमें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? तब मद्रास कोर्ट ने कहा देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आपको सरकार ने गिरफ्तार किया, जो कि एकदम सही है, सही है, निकल गए यहाँ से, जेल में बैठे रहिए। तब ए के गोपालन गए अभी सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास गए? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट से कहा उन्हें हमें जेल में क्यों बंद किया गया है, हमें उसकी रीजन बताइए, एग्जैक्ट रीजन बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हमारी सरकार किसी भी संदेह वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकता है। ए के गोपालन ने बोला ठीक है भैया कुछ पकपकाओ मत, कम से कम ये तो बता दो कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये तो चेक कर लो कि जो इन्होंने गिरफ्तारी हमारे ऊपर लगाई है क्या वो सही है, जो इन्हें हमारे पर संदेह हो रहा है क्या वो संदेह सही है कि नहीं सही, कम से कम वो तो चेक कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया पीडीए के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, पीडीए के तहत हम आप सरकार को मना नहीं कर सकते, तो आप चुपचाप अपना जेल में पढ़ के हाथ पैर जोड़ के बैठे रहिए उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए ए के गोपालन के बाद आया केस किसका? मेनका गांधी का। किसका केस आया? मेनका गांधी का। समझ में आया ए के गोपालन का केस? अब आया किसका केस? मेनका गांधी का। मेनका गांधी आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी की प्रिय बहू मेनका गांधी, ठीक है। मेनका गांधी का केस हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। याद है पीडीए का भी आप लोग पढ़ने वाले हो अनुच्छेद 22 में, आगे देखना। तब मेनका गांधी का क्या किया गया? मेनका गांधी देश से बाहर, भारत से बाहर ना जा पाए, इसके लिए इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। किसका? मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। तो मेनका गांधी ने कहा आपने जो मेरा पासपोर्ट जब्त किया है इसका साफ साफ मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आप मुझे विदेश जाने से रोक रहे हैं और अनुच्छेद 21 हमें पूरी छूट देता है कहीं पे भी घूमने को, तो आप मेरा पासपोर्ट कैसे जब्त कर सकते हैं? तो मेनका गांधी ने अनुच्छेद 21 का फायदा उठा के अनुच्छेद 21 के तहत उन्होंने बोला अब मेरे अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है, तो अनुच्छेद 21 के तहत वो पहुंच गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। मेनका गांधी कहाँ पहुंची? सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मेरे अनुच्छेद 21 में जो पर्सनल लिबर्टी है उसका हनन हो रहा है, ये मेरे पासपोर्ट को रोक रहे हैं। पासपोर्ट को रोकने का मतलब है मेरी आज़ादी को रोक रहे हैं और आप मेरी आज़ादी को रोक नहीं सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मिनट इधर आओ, पासपोर्ट जब्त करने का क्या मतलब है? पासपोर्ट तुम कैसे जब्त कर सकते हो भैया? किसी की पासपोर्ट जब्त करना मतलब सीधे अनुच्छेद 21 का कत्ल करना, तो आप किसी का भी पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकते हैं। बोला सरकार ने बोला भैया हम कर रहे हैं पासपोर्ट जब्त पर। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है पासपोर्ट जब्त कर रहे हो, हमें कोई वजह बताओ कि किस वजह से तुम पासपोर्ट जब्त कर रहे हो, बताओ किस वजह से पासपोर्ट जब्त कर रहे हो, हमें रीज़न दो कि भैया रीज़न तो बताओ जो आप पासपोर्ट जब्त कर रहे हो वो सही है कि नहीं सही है। तब सुप्रीम कोर्ट की आँख खुली। ए के गोपालन भी तो कब से बेचारे कह रहे थे कि ये तो चेक कर लो कि जो हमारे पर संदेह किया गया है वो सही है कि नहीं सही है। तब सुप्रीम कोर्ट की आँख खुली कि भैया आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को अंटाइयाँ संटाइयाँ नहीं रोक सकते हैं, आपके पास एक प्रॉपर कानून होना चाहिए, मतलब वो कानून सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर आपको सच में शक हो रहा है तब जाके आप उसके बदौलत आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, पर अगर आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना फालतू में आप उसकी पर्सनल लिबर्टी को रोक रहे हैं तो आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप मेनका गांधी की पर्सनल लिबर्टी को रोक नहीं सकते हैं। अगर कुछ नुकसान होता उनके विदेश जाने से तब आप उनकी पर्सनल लिबर्टी को रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते।
बाद में ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन। किसका? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या, यानी कि 6 से लेके 14 साल वाले उम्र के बच्चे को फ्री एजुकेशन रहेगा। क्या रहेगा? फ्री एजुकेशन। अब याद रखना, ये हमारे फंडामेंटल राइट, ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है, जो कि कंपलसरी है ही है। 6 से लेकर 14 साल वाली उम्र वाले बच्चों को आपको फ्री एजुकेशन देना है। जैसे कि देखिए गांव वगैरह में सरकारी स्कूल होता है कि नहीं होता? सरकारी स्कूल हरा पीला लाल, हरा पीला और सफ़ेद में रंगा होता है ना स्कूल, और सब बच्चे जाएंगे घर से थाली वाले लेकर जाएंगे खिचड़ी खाने के लिए। वो अलग बात है कि स्कूल की दीवार पर लिखा रहेगा सोमवार को पनीर, मंगलवार को छोला, पर मिलेगा खिचड़ी, पूरे 7 दिन खिचड़ी ही मिलेगा उधर। तो बच्चे, आजकल बच्चे बड़ा इंटरेस्ट रहता है जाने में, थरी और घर से लेकर जाएंगे, मस्त उधर खिचड़ी खा के आते हैं, है ना। तो सरकारी स्कूल में ये सब होता है, पढ़ाई पे कहाँ ध्यान दे रहा है कोई। देखिए अनुच्छेद 21 के ए के तहत हर एक बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। जो व्यक्ति गरीब है, जो बच्चा गरीब है, वो फ्री एजुकेशन ले सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लेना ही लेना है, फ्री एजुकेशन ले सकता है सरकार की तरफ से। ये नहीं बोल सकता कि हमें एजुकेशन में कोई तकलीफ है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको किसी की लाइफ बचानी है तो उसके लाइफ में एक ज्ञान का प्रकाश तो होना चाहिए ना, नहीं तो ज्ञान का प्रकाश नहीं तो क्या समझ में आएगा लाइफ क्या होती है क्या नहीं होती है। आप ही देख लीजिए, जो गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं गांव में नहीं कहीं पे भी देख लीजिए, पढ़े लिखे नहीं लोग होते ना, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग भी पढ़ाई की अहमियत समझते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। वो लोग मतलब अपना ज़िंदगी झंड करेंगे साथ में, कहीं पढ़ाई मतलब क्या, खुद की ज़िंदगी झंड करेंगे, घर में जो 2-4 लड़कियाँ उनको भी रोक देंगे पढ़ाई के लिए। ऐसे ऐसे महा बकवास लोग होते हैं जो कि अपनी शिक्षा को महत्व ही नहीं समझते हैं, समझ में आया। तो अनुच्छेद 21 के तहत आपको पढ़ाई का पूरा अधिकार है। 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र आप फ्री एजुकेशन कर सकते हो सरकार के स्कूल में। अब देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आया 21 का है। हालांकि वो अलग बात है कि सरकारी स्कूल में नेता लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ने भेजते। वो लोग जानते हैं ना सरकारी स्कूल की हालत क्या है। आप देखो, आपको सरकारी हर एक चीज़ पसंद आएगी, पर ना जब नॉर्मली हर एक चीज़ पसंद आती है, पर जब बात आती है सरकारी स्कूल की, सरकारी अस्पताल की, तब लोगों का ना दिमाग से हटने लग जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही होता है कि भैया सरकारी है मतलब, अरे हटो भाई, एकदम सरकारी मतलब वो लोगों को लगता है कि भैया झंडी होगा, एकदम झंड है ये चीज़, है ना, एकदम फिक्स होता है। हालांकि बच्चा जब पढ़ने जाएगा स्कूल में तो स्टार्टिंग में खिचड़ी के लिए जाता है, खिचड़ी मिलेगा, खिचड़ी धीरे धीरे जाएगा, खिचड़ी खा के आ जाएगा वापस। पढ़ाई सरकारी में क्या पढ़ाई, कुछ नहीं पढ़ाई। मास्टर भी वो लोग का मजा, सैलरी इतनी ज़्यादा रहेगी, आराम से लेके बैठेंगे, पढ़ाई मतलब घंटा पढ़ाई। अपने बच्चों को भेजेंगे प्राइवेट में, खुद आएंगे सरकारी में पैसा कमाने के लिए। अजीब, मतलब ढंग ही नहीं। ये था हमारा अनुच्छेद 21 का है। अगर आपको लिखना है तो लिख लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 पे। अनुच्छेद 22 में क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। जब वो गिरफ्तारी वगैरह होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्या कैसी गिरफ्तारी, क्या फलान ढिमकान क्या होता है। ये लिखना है तो लिख लो, क्योंकि इसे मिटा के मैं कुछ और लिखने चाहती हूँ। फटाफट लिखना है तो लिख लो, वीडियो रोक के लिख लिया। अब लोग आगे देखते हैं। देखिए, अरेस्ट और डिटेंशन, जो आप लोग को अरेस्ट, आप लोग मतलब भगवान ना करे, जो लोगों को अरेस्ट किया जाता है। देखिए, बार बार मैं बोल सकती हूँ कि जैसे कि आप लोग अरेस्ट हो गए तो मेरे मुंह से एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग निकल जाता है, तो आप लोग ये मत समझना कि आप लोग कैदी हैं, जेली हैं, हथियारे हैं, ये सब मत समझना, ठीक है। अब देखिए, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट मतलब क्या होता है? सिंपल क्या होता है? किसी को गिरफ्तार कर लेना। क्या होता है? किसी को गिरफ्तार कर लेना, है ना। डिटेंशन मतलब, देखिए, अरेस्ट और डिटेंशन मतलब सिंपल होता है, गिरफ्तार करना ही होता है, पर डिटेंशन का एक अलग से मतलब आ जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं नज़रबंद। नज़रबंद क्या बोलते हैं? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, एक मिनट, दिख रहा है क्या? एक मिनट देखती हूँ। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना, इधर वाले से हल्का फुल्का नहीं दिख रहा है। नज़रबंद, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार, डिटेंशन मतलब नज़रबंद। तो अरेस्ट मतलब आपने कोई गुनाह कर दिया है, उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है, वो क्या होता है? अरेस्ट। डिटेंशन में आपने कोई गुनाह नहीं किया है, गुनाह के पहले ऐसा शंका है कि आप गुनाह कर सकते हैं, उसके पहले ही आपको नज़रबंद कर लिया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिटेंशन। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है और कोई वो बच्चे ऐसे उपद्रवी होते हैं ना, फिक्स होता है कि अगर ये बाहर गया तो मारपीट करके आएगा। और कभी भी क्या होता है ना, जो बच्चा मारपीट करके आता है तो उसकी दादी ओरहन लेकर आएगी। दादी ओरहन मतलब जिस बच्चे को मारा है अगर उसकी दादी है तो वो ओरहाना लेकर आती है। कहा हो तार पोता हमारे पोता को मारता देखा, फेफड़ा वड़ा फेल हो गया, ऐसा मारा है, होता है ना। फिर दादी कहेंगे अच्छा मत जा रहे साथ खेले, कहाँ खेले थे उनके साथ में, जब जाना था कि मारा था कहाँ खेले थे साथ में। फिर वो बच्चा इतना हेयर होता है ना, उसके साथ फिर भी खेलेगा, बड़े से पिटाएगा 4 लाख, पर फिर खेलेगा तो उसके साथ में उसका फिक्स होता है ना। तो
अब मान लीजिए वो बच्चा है, अब उसके माँ बाप को लग रहा है नहीं ये फिर जाएगा, फिर मारपीट करके आएगा, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसे बोलेंगे आज तो खेलने नहीं जाएगा, तो उस बच्चे को क्या कर दिया गया, नज़र बंद कर दिया गया। क्या उसने भी किसी को मारा है ना, मार सकता है कि अगर फिक्स है, अगर बाहर गया तो मार के ही आएगा, तो मारे ना किसी को, इसके लिए उसे पहले से घर में बंद कर दिया गया, उसे क्या बोलेंगे, नज़र बंद बोलेंगे। समझ में आया। अब देखिए इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, अरेस्ट और डिटेंशन के भी अपने 2 प्रकार होते हैं। पहला हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा होता है प्रीवेंटिव। ठीक है, अब इसे प्यूनिटिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दंडात्मक। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी है, मुझे नहीं पता कितना मिनट का हुआ होगा, आप लोगों को पता होगा ना। मतलब ट्राई करती हूँ कि काटो, और कितना काटे भैया, काट करके आप वीडियो काट दें, सिर्फ इतना बोलें आपका स्वागत है, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना नहीं इंसान बोल सकता है। वीडियो मतलब अगर आपको नॉलेज की चीज़ सीखने तो बड़ा तो जाएगा वीडियो। आप सोचे छोटा वीडियो करे, फ़ायदा क्या छोटा वीडियो करके, क्या देखेंगे, अरेस्ट क्या होता है बस उतना, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा तंबा होता चलता है। प्यूनिटी मतलब दंडात्मक निरोध, और ये प्रिवेंटिव मतलब निवारक निरोध। समझ में। अब प्यूनिटिव मतलब क्राइम के बाद क्या होता है, प्यूनिटिव मतलब क्राइम, मतलब अपराध के बाद वाला ये केस होता है प्यूनिटिव, और ये क्या होता है, क्राइम के पहले। प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव क्या होता है, प्रिवेंटिव क्राइम के पहले। अब पता है आपको, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझाने के लिए यहाँ पे एक जिंदा है हम लोग। ठीक है, प्यूनिटिव मतलब क्या होता है समझिए। देखिए आपने कोई केस को समझिए, आपने किसी का कुछ, आपने कोई गलत काम कर दिया, कोई आपने अपराध कर दिया, क्राइम कर दिया। अब क्राइम करोगे तो क्या आपको पुलिस शांति से घर में बैठने देगी ना, आएगी तो जरूर आपके घर पे अपना गाड़ी वाड़ी लेके, और पूरे गांव को जगाएगी भैया आ गए हैं हम। ठीक है, तो जब भी आप कोई व्यक्ति कोई अपराध करते हैं, देखिए पुलिस आती है उसके घर पे। अब पुलिस आएगी तो देखिए वो पहले आएगी ना, तो ये पहले आपको एक कागज़ देगी, एक लिफाफा वगैरह देती है, वारंट देती है, उसे क्या बोलते हैं, वारंट। आप लोगों ने उधर भी देखा होगा, इसमें मूवी वगैरह में भी देखते होंगे, जब पुलिस आएगी गिरफ्तार करने के लिए तो वो बोलेगी हमें वारंट लेटर दिखाइए, तो पुलिस देगा अपने एक लिफाफा खोल के देगा वारंट लेटर, तो जिसको गिरफ्तार करना रहेगा वो पढ़ेगा वारंट लेटर, 1 सेकंड के अंदर पढ़ लेगा, बोलेगा माँ मैं आता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए मैं आता हूँ। होता है ना। वैसे ही जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है, उसके घर में जाती है गिरफ्तार करने, तो उस व्यक्ति को पहले वो क्या देगी, वारंट देगी। क्या देती है, वारंट देती है, वारंट लेटर देती है कि भैया आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर हमें ऑफिशियली आया है। नहीं तो क्या पता चला कौन कौन किसी को मन कर रहा है उठा के लेकर चल जाए, नहीं, इसके लिए वारंट लेटर दिया जाता है, ऑफिशियली लेटर आता है। ठीक है, कि आपकी व्यवस्था हो चुकी है ससुराल लेकर जाने की। ठीक है, अब दूसरा देखिए, वारंट लेटर के बाद क्या करते हैं, पुलिस उसे कहेगी कि हम आपको थाने लेकर जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने लिए अपना एक वकील रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, वकील, जिसे हम लोग बोलते हैं लीगल प्रैक्टिशनर। क्या बोलते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि आप चाहे तो अपनी तरफ से कोई अपना वकील वगैरह रख सकते हैं जो आपको बचाए। तो पहले क्या देगा पुलिस, आपको वारंट लेटर, फिर आपके पास अधिकार है, आप वकील रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो वकील रख सकते हैं, अगर आप सक्षम नहीं, आप गरीब हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कहेगी, आप गवर्नमेंट वकील रख सकते हैं। गवर्नमेंट वकील रखने का मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट आपको वकील देगी जो आपकी तरफ से लड़ेगा, और उसका पैसा वगैरह भी वो सरकारी देती है। और आपको ये फिक्स होता है कि जहाँ पे सरकार का नाम आता है वहाँ पे लगता है भैया गए, अब केस हमारा गया हाथ से, क्योंकि वकील है भैया, आप थोड़ा पैसा दे रहे हैं उसे सरकार पैसा दे रही है, चाहे वो केस हारे चाहे जीते, पैसा तो मिलेगा ही। तो कौन सा अपने घर का खेती है, जितना उतना उखाड़ो। तीसरा, अब देखिए मारकर, पता नहीं क्या है ये, 10 बार इंक भरो फिर भी इसका यही चाल होता है। अब देखिए पूरा बोर्ड खराब हो गया। अब देखिए तीसरा क्या होता है, आपको पुलिस 24 घंटे के जैसे पुलिस आपको थाने में लेकर जाती है, थाने में पहुंचते ही पुलिस लिखेगी अपने रजिस्टर में टाइम, कि इतने टाइम पे थाना में गृह प्रवेश किए हैं, अपराधी को इतने टाइम पे हम थाने में उसका गृह प्रवेश करवाए हैं थाने में, तो उसका टाइम लिखेगी रजिस्टर में गृह प्रवेश का। अब जैसे ही अपराधी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, उसके 24 घंटे के अंदर उसे कहाँ पे जाना पड़ता है, मैजिस्ट्रेट के पास। कहाँ पे, मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट वो होता है, एक होता है मजिस्ट्रेट मतलब जो अपराधी वगैरह का केस वगैरह, अपराधी का केस सुनता है ना, क्रिमिनल केस जो सुनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट बोलते हैं। समझ में आया। तो जैसे ही पुलिस थाने में अपराधी पहुंचता है, पुलिस का ये फर्ज बनता है, समझो आज शाम के 7 बजे पुलिस अपराधी को थाने में लेकर आया, अब दूसरे दिन के शाम 7 बजे के अंदर उसे क्या करना है,
अपराधी को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना, समझ में आया। तो थाने में अपराधी 24 घंटे के लिए ही रह सकता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना ही पड़ेगा। और मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने में भी या ऐसा जो पास में जो कोर्ट होता है उधर तक आपको जाना पड़ता है अपराधी को लेके। अब उसका ट्रैवलिंग टाइम, जो ट्रैवल का टाइम होता है, जो आप सफ़र करते हैं अपने थाने से निकलने के बाद कोर्ट पहुँचने तक का जो टाइम है, जो सफ़र वाला टाइम है, उसमें वो टाइम 24 घंटे के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, वो टाइम 24 घंटे के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो आपको 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। ये होता है प्यूनिटिव, दंडात्मक निरोध। क्राइम के बाद का ये सब सीन है, समझ में आपको, समझा। प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक निरोध क्राइम के बाद। अब आ जाइए प्रिवेंटिव में। प्रिवेंटिव में क्या है, प्रिवेंटिव में इसमें क्या होता है, इसका मतलब सिंपल समझिए, क्राइम के पहले होने का मतलब ये है कि हमें अंदेशा हो रहा है कि क्राइम होने वाला है, क्राइम हो सकता है। तो क्राइम हो सकता है भैया, इससे अच्छा है कि क्राइम पहले ही रोक दिया जाए, क्राइम हो जाए इससे पहले, इससे अच्छा ये है कि क्राइम पहले रोक सकते हैं हम लोग। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि क्राइम होने के पहले ही आपको जिस व्यक्ति के ऊपर शक है आप उसे नज़रबंद कर दें। क्या कर दें? नज़रबंद। क्या कर दें आप उसे? नज़रबंद, ठीक है। अब देखिए, कम से कम पुलिस चाहे तो जैसे ही आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लेकर आती है, ठीक है, पुलिस चाहे तो आपको 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए आपको अपने अंडर में रख सकती है। हालांकि ये 3 महीने को घटा के 2 महीने कर दिया गया है, पर 2 महीने का भी कोई मतलब नहीं है, 3 महीने ही लेकर चल रहे हैं। तो कम से कम पुलिस चाहे बिना वारंट लेटर इधर नहीं होगा, वारंट लेटर अपने घर पे लेकर पड़े रहना, वारंट लेटर यहाँ पे नहीं होता है प्रिवेंटिव में कि आपको वारंट लेकर आए। ये लीजिए वारंट, आप कल बमबाजी करने वाले हैं ना, इसके लिए आपको हम लोग नजरबंद करने लेकर जा रहे हैं। पगलेट है पुलिस, ऐसा नहीं, वारंट इधर नहीं चलता है। तो कम से कम पुलिस शायद आपको 3 महीने तक रख सकता है। प्यूनिटी में कितने घंटे तक रख रहा है? 24 घंटे तक। इधर चाहे तो 3 महीने तक। और पुलिस को लग रहा है कि नहीं 3 महीने से अभी और ज़्यादा आपका टाइम बढ़ाना चाहिए, तो उस समय पे आप जो व्यक्ति है जिसको नज़रबंद किया गया, अगर उसका समय और बढ़ाना है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बैठती है। एडवाइजरी बोर्ड में सारे जज होते हैं, हाईकोर्ट के जज होते हैं। हाईकोर्ट के जज डिसाइड करेंगे कि हमें और टाइम आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। समझा आपको, एकदम नज़रबंद की तरह। कश्मीर वाला केस देख लीजिए, 370 हटने वाला था, तो 370 हटने से पहले ही ना क्या किया गया था, महबूबा मुफ्ती वगैरह को क्या कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। मतलब वो लोग अपने घर में ही है, बाहर से सब कुछ बंद, बाहर से प्रॉपर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी की फोर्स लगा दी गई, उनका ये नेटवर्क सब बंद कर दिया गया, फ़ोन वगैरह कनेक्शन काट दिया गया, ये सब बंद कर दिया गया। क्यों? उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, समझ में आया? तो क्यों किया गया था ये सब नज़रबंद, उन्हें क्यों किया गया था? क्योंकि उन्हें सबको, सरकार को पता था अगर 370 हटा तो जो कश्मीर के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि पक्का से भड़काऊ भाषण देंगे कि इंसान भड़क जाएगा एकदम से, और 370 हटने का वो विरोध करने लग जाएगा। इसके लिए विरोध ना हो, कोई भड़काए ही ना कश्मीर की जनता को, उन्हें, उन नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? नज़रबंद। क्राइम के पहले ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। आप लोग ये अगर राजा महाराजा का सीरियल वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखिए रानी महारानी को, राजा को, किसी को नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद में ऐसे नहीं खाना पीना बंद कर दिया जाएगा, नहीं, खाना पीना सब कुछ देंगे बराबर। कहेंगे बाथरूम का पानी वगैरह आ रहा है ना, खाना पीना आ रहा है ना, प्रॉपर देते रहेंगे, सब कुछ सुविधा रहेगी उसके अंदर। बस आप ना एक काम करिए, बाहर मत निकलना, आप बिना फालतू ना भड़काऊ भाषण मत बोलो, आप बस घर में पड़ी रहो, कुछ भी करो घर में, सो नाचो गाओ, हमसे मतलब नहीं है, पर आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको कोई भी फ़ोन वगैरह यूज़, टीवी वगैरह यूज़ नहीं करना है। ये होता है नज़रबंद, समझ में आया आपको? अगर 370 के टाइम पे नज़रबंद नहीं किया होता तो आज ये 370 जैसा आपको कश्मीर दिख रहा है ना, वैसा रहता नहीं कश्मीर, ठीक है। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़ा कानून कौन बना सकता है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़ा कानून बना सकता है मेन कानून, जैसे कि अगर मैं इसे मिटाऊँ, जैसे कि डिफेंस। अगर मान लीजिए हमारे देश के डिफेंस से जुड़ा कोई ऐसा संबंध है, डिफेंस से जुड़ा कोई केस होने वाला है, या फिर हमारे देश की सिक्योरिटी से जुड़ा कोई केस होने वाला है, या फिर फॉरेन कंट्री से जुड़ा कुछ मामला होने वाला है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई भी मामला होने वाला है, तो इन तीनों में, डिफेंस के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए और फॉरेन अफेयर्स के लिए, यानी कि तो इन तीनों से जुड़े कानून कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार। कौन बनाती है? केंद्र सरकार इन तीनों से जुड़ा कानून बनाती है। बाकी नॉर्मल में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं, पर ये डिफेंस, देश की सिक्योरिटी, फॉरेन, ये सब बहुत बड़े बड़े मामले होते हैं, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर ना बहुत सारे लॉ आते हैं, बहुत सारे कानून आते हैं, उन कानून के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को ये लिखना है तो फट उतारिए दिमाग में, पीडीएफ में, जहाँ उतारना है वहाँ उतारिए अपने दिमाग की पीडीएफ में या फिर किताब में, आपको सिंपल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी आगे चलते हैं, इसको देखने, प्रिवेंटिव डिटेंशन को देखना है ना अच्छे से।
देखिए इसमें भी आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो कि कब तक चला था 1950 से लेके पीडीए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था 1950 में और चला गया 1969 में। ये जो पीडीए एक्ट है वो हट गया। उसके बाद आता है हमारा मीसा, सॉरी आसफा, क्या आता है आसफा आता है। अब पीडीए के बाद दूसरा क्या आया आसफा। आसफा मतलब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये कब आया था 1958 में ये आया था और अभी तक ये चल ही रहा है। देखिए आसफा में क्या था ना, कोई ऐसा भारत में कोई ऐसा एरिया था, कोई ऐसा डिस्टर्ब एरिया होता है, मतलब कि यहाँ पे लगता है कि भैया यहाँ पे कुछ आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, फिर यहाँ पे बहुत हलचल हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जा सकती है। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी कि जहाँ पे भी कोई भी एरिया जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया है, जहाँ पे टेररिस्ट अटैक समझो कुछ हो गया, कोई ऐसा अटैक वगैरह हो गया, तो उस डिस्टर्ब एरिया को कंट्रोल करने के लिए आसफा नियम के तहत उस डिस्टर्ब एरिया को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे आर्मी फोर्स आती थी उस पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए। कौन भेजता था आर्मी फोर्स? ये आसफा कानून के हिसाब से कोई भी एरिया डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पे आर्मी फोर्स आ जाएगी और उस पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेगी। समझ में? आसफा के अंदर में ये था। अब देखिए उसके बाद जो तीसरा आता है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसका ये कब आया था? जो हमारा मीसा ये आया था 1971 में, 1971 से लेकर 1977 तक ये हमारा मीसा आया था, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत क्या था ना, ये देखिए हमारा जब इमरजेंसी लगा ना तो इमरजेंसी में मीसा का बहुत यूज़ किया गया था। यानी कि हमारे देश में अगर हमारे देश की शांति भंग होने वाली है तो उसके लिए कौन सा कानून इस्तेमाल करते थे? मीसा वाला कानून इस्तेमाल करते थे। तो जब इमरजेंसी लगी ना तो इंदिरा गांधी ने ऐसे बहुत से नेताओं को मतलब जेल में बंद करवाया था। उनका ये कहना था कि ये इमरजेंसी लगी है तो ये कुछ ऐसे नेता हैं जो कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी में बाधा बन सकते हैं। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने उन सारे कांग्रेस पार्टी ने उन सारे नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया था, जैसे कि आपके ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसे बहुत से बड़े बड़े नेता थे जिनको मीसा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और बहुत समय तक गिरफ्तार थे वो लोग। ठीक है, मतलब हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था मीसा कानून के तहत। कब? इमरजेंसी के दौरान। उसमें भी क्या हुआ था, लालू प्रसाद यादव को ये मीसा का जो कानून था इतना खतरनाक होने लगा तो उन्होंने बोला था भैया आज तक का सबसे घटिया कानून, सबसे वाहियात कानून मीसा कानून है। क्यों? क्योंकि वो गिरफ्तार हुए थे बिना फालतू में, बिना किसी बिना किसी अपराध के वो गिरफ्तार हो गए थे। क्योंकि ये सब किसके अंदर में आता है? ये सब प्रिवेंटिव के अंदर में आता है। प्रिवेंटिव में मतलब क्या है? अपराध होने से पहले। तो इंदिरा गांधी ने बोला ये भैया हमें लगता है ये सब नेता अपराध कर सकते हैं, यानी क्या करो, जेल में डाल दो। तो लालू यादव ने कहा कि भैया इतना खतरनाक कानून हमने आज तक नहीं देखा, हम इसे भूल नहीं सकते हैं। तो उस समय उनकी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने कहा 1 मिनट, अपनी बेटी का नाम ऐसा कुछ रखेंगे ना कि याद रहे। तो उन्होंने कहा हमारी बेटी का नाम रहेगा मीसा भारती यादव। सुना होगा आपने मीसा भारती यादव। उन्होंने इस कानून के याद में अपनी बेटी का नाम मीसा भारती यादव रख दिया था। सोचो इतना खतरनाक कानून होगा, भैया कभी ना भूला, इसलिए बेटी का नाम ही मीसा भारती यादव रख दिया। समझ में आया आपको? तो मीसा किसके लिए था? भारत में अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी में खनन देगा तो मीसा कानून लागू हो जाएगा। तीसरा आया था मीसा के बाद NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कानून आया था 1980 से अभी तक चली रही है। NSA क्या करता था? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या था कि ये सरकार को पावर देता था कि अगर कोई व्यक्ति, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो कि हमारे देश की सुरक्षा में बाधा बन सकता है या फिर हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ये कौन कानून बोलता था? ये NSA कानून बोलता था। और गिरफ्तार करने के साथ साथ उस व्यक्ति को 12 महीने की जेल की सज़ा हो जाएगी, जो कि देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला था। और अगर हमें इसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई नया सबूत मिलता है तो इस 12 महीने का कारावास और बढ़ा दिया जाएगा और आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। समझ में आया? और NSA के में क्या था, आपका ये हक नहीं है कि आप ये पूछें कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार करें। मारेगा भी 4 तमाचा खींचे पूरे दिमाग से हो जाएगा, कहेगा पूछ रहे इधर जाके नेशनल सिक्योरिटी को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो और पूछ रहे क्यों मैं गिरफ्तार करने आया हो। आपको सीधे लेकर जाएगा कहाँ पे? जेल में लेकर जाएगा। तो आप NSA कानून के खिलाफ अगर आप देश की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं तो आप ये नहीं पूछ सकते कि आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। और साथ में आप अपने लिए कोई वकील वगैरह नहीं रख सकते, भैया हमें बेल दिलाने आना। इन समय वकीलों के लिए कोई काम धंधा नहीं रहता। ये सब बहुत खतरनाक कानून है। एक बार चपेटे में आया ना तो जिंदगी झंड करके ही छोड़ेगा। समझ में आया आपको? तो कोई वकील नहीं आ सकता, प्लस आप पूछ नहीं सकते आप इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं और कब तक गिरफ्तार कर रहे हैं। अब इसके बाद नासा के बाद आता है टाडा। क्या आता है? टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट। क्या? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट।
जो कि लागू हुआ था 1985 से लेकर 1995 तक। कभी तक? 1985 में लागू हुआ था। विसर्जन कब हुआ? 1995 में। देखिए टाडा में क्या था ना, उस टाइम में पंजाब वगैरह में टेररिज्म अटैक ज़्यादा हो रहा था, देश में भी ज़्यादा टेररिज्म आतंकवादियों का अटैक ज़्यादा हो रहा था। उसके लिए टाडा एक्ट लाया गया था। क्या? टाडा एक्ट लाया गया था। टाडा एक्ट के तहत जिस व्यक्ति के ऊपर में शक है कि भैया ये आतंकवाद कर सकता है देश में, तो उसे हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। फिर आपने आप आतंकवाद कर चुके हैं, उसके बाद भी हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। किसके खिलाफ? टाडा एक्ट के खिलाफ। ठीक है, तो सेम समझा आपको। तो टाडा के बाद आया कौन? पोटा। कौन है? पोटा। पोटा का मतलब क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये आया था 2001 से लेकर 2004 तक ये आया था। और पोटा भी सेम टाडा का था, पर पोटा और टाडा में ना, पोटा बोलते हैं ना कि टाडा का बेटा था, टाडा का बेटा एकदम सेम, पोटा एकदम टाडा का बेटा था, एकदम सारा हरकत टाडा वाला था इसके अंदर। पर ये दोनों में क्या हुआ था, ये दोनों में ना बहुत ज़्यादा ये पॉलिटिशियन लोग ना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, पॉलिटिशियन लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। इसके लिए इन दोनों को रोक दिया गया, बाद में बंद कर दिया गया, भैया छोड़ो हटाओ। उसके बाद एक लास्ट कानून आता है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट। यूपीए वाला क्या करता था, कोई भारत देश में ऐसी संस्था होती थी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, एसोसिएशन होती थी, जो कि भारत देश में कब कहाँ कैसे अटैक करना है, किस वजह से अटैक करना है, कितना अटैक करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन भारत पे अटैक करने के ऊपर ध्यान देती थी। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशन को गिरफ्तार करने के लिए क्या लाया गया था? UAPA। क्या लाया गया था? UAPA। कब लाया गया था? 1967 में लाया गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो कानून है, इनमें से बहुत सारे कानून को हम लोग क्या बोलते हैं? सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज मतलब क्या होता है? किसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जब कोई कानून लाया जाता है, उस कानून को हम लोग क्या बोलते हैं? सनसेट क्लॉज। यानी कि माने कोई स्थिति खराब है, उसके लिए कानून बनाया गया, अब जैसे ही वो स्थिति सुधर जाएगी, उस कानून को हटा दिया जाएगा, वैसे ही उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सनसेट क्लॉज। जैसे देखिए यहाँ पे जो मीसा कानून हट गया, टाडा कानून हट गया, पोटा कानून हट गया, PDA कानून हट गया कि नहीं हट गया? हटा ना। क्यों? ये सभी कानून किस लिए आए थे? एक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आए थे। जैसे ही वो स्थिति सुधरी, सारी कानून क्या हो गए? हट गए। तो उन कानून को हम लोग क्या बोलते हैं? सनसेट क्लॉज। ऐसा नहीं कि हटाना ही हटाना है, आपको लग रहा है कि और आगे तक लेकर जा सकते हैं, आप उस कानून को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा आर्टिकल 22। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।